हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एडुटेक चैनल यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए, नवंबर मंथ का विजनाइज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ गया है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पर अब लॉन्च किया है अमृत बैच 2026, जो कि स्पेसिफिक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कि हम क्या कवर करने वाले हैं, वो रहेगा हमारा दिसंबर 2024 से लेके मई 2026 तक का करंट अफेयर्स। ओके, तो लगभग लगभग आपके 18 मंथ्स का यहाँ पर करंट अफेयर कवर होगा। और इसमें जो है सिर्फ विजन नहीं, बाकी भी जो अलग रेप्यूटेटेड मैगजीन्स हैं, ठीक है, वहां से भी लिया जाएगा। जो हमारे पीआईबी है, योजना है, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, सबसे लिया जाएगा। बट उसे डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि उसका क्रक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम विजन पढ़ लेते हैं, बहुत लंबे तरीके से जाता है, टॉपिक्स काफी कम कवर हो पाते हैं और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए एस्पिरेंट्स उतना रिवाइज भी नहीं कर पाते, लास्ट टाइम पे पैनिक कर जाते हैं कि हम कैसे करें क्या ना करें। तो इस पे जो है आपको अमृत बैच में कंसाइज नोट्स मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगे, ऐप पे लाइव क्लासेस चलेंगे। ओके, और ये भी दिसंबर से क्यों रखा, क्योंकि क्या होता है ना कि कम से कम आपको 1.5 साल तक का तो करंट अफेयर्स करना ही करना चाहिए। दिसंबर इसलिए रखा है कि जो 2024 में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मंथ जैसे ईयर एंड आता है तो काफी कुछ वहां पे रिपीटेशन और चीजें वहां पे आने लगती हैं कि भाई पूरे साल में क्या क्या घटित हुआ, इजंट इट। इसलिए हम यहाँ पर ये रख रहे हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू भी कराए जाएंगे हमारे ऐप पे। ठीक है, जो पढ़ाई पूरा ऐप है, लिंक भी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, तो वो जो है आप डाउनलोड कर ले। काफी कुछ वहां पे अदर इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, वो भी आपको दिखते रहा करेगा। इससे क्या होगा कि आपके पास टेस्ट हो गया, टेस्ट के प्रॉपर वहां पे जो सॉल्यूशंस रहा करेंगे कि भाई सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो आपका टेस्ट भी हो रहा है, अब आपके पास कंसाइज नोट्स भी है, आपके पास लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, आप वहां पे जो है डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ। तो वीक में जो है यहाँ पर लगभग 2 क्लासेस रहा करेंगे करंट अफेयर्स के, ताकि बाकी स्टडी जो है आपकी चलते रहे। ओके, उस पर कोई हैम्पर ना हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इसका जो प्राइस है सिर्फ 2,999 में। आपको क्या क्या मिल जा रहा है, पीडीएफ मिल जा रहे हैं जो कि एक कंसाइज नोट्स, उसी पे जो है आपको वहाँ पे लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपका एमसीक्यू का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है अमृत बैच, क्योंकि यही जो है एक्चुअल मार्क्स आपको दिलाने वाला है। आपको भी पता है कि काफी ज्यादा डायनेमिक हो चुका है यूपीएससी। स्टैटिक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रखता है, बट करंट अफेयर्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम इतने आवर्स देते हैं, उस पर जो हमारी तैयारी होती है, यहाँ पे जो है आपका सेम टाइम पे 3x प्रिपरेशन हो जाएगी, या कहें या फिर टाइम जो है आपका 1/3 भी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगी, चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहेंगी, चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको याद रहेंगी। क्लियर? तो ये अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर? साथ ही साथ पेमेंट इंफॉर्मेशन भी काफी लोग मांगते हैं, तो देखिए, पेमेंट आप यहाँ से कर दें 8982275931। ओके, @YBL। कोई भी यूपीआई के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, वहां पे प्रतीक सौरभ नाम आ जाएगा। ऐप के थ्रू आप जाएंगे तो वहां पे इशू ये होता है कि आपको वहां पे भी जो 18% जीएसटी देना होगा। क्लियर? 18% जीएसटी देना होगा। बट अगर आप हमें यहाँ पर ये दे देते हैं तो हम आपको एक कूपन के थ्रू वो जीएसटी हम हमारे एंड से फिर भरते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को इशू ना हो। वो जीएसटी जो है हम हमारे एंड से भर देते हैं, और आप तक जो है, ठीक है, 8982275931 @YBL। तो आपको ऐप का भी पूरा बेनिफिट मिल जाता है, और 18% जीएसटी जो कि आपका यहाँ पर सीधे 600 रुपीज के आसपास है, वो ऑफ हो गया। क्लियर? जो कि आपका 3600 पड़ता, वो जो है आपका सिर्फ 2,999 में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लेके स्क्रीनशॉट जो है एक इस व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मेल पे भी अटैच कर सकते हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पस। आई बात समझ में? तो ये बैच बहुत ही इफेक्टिव है। करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं विजन का सालों से, 2-3 सालों से, लेकिन अब ये जो है आपका आया है लाइव सेशंस, ऐप होने का यही फायदा होता है। तो सब कुछ जो है यहाँ पर अब अच्छे तरीके से हॉलिस्टिकली हो जाएगा। आपके हम टेस्ट भी ले पाएंगे, लाइव रिजल्ट भी वहां पे शो कर पाएंगे, किसी के यहाँ मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब कुछ इसी में ही होगा।
इसलिए ये आप यहाँ पर ये ज़रूर लें। काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और साथ ही साथ टारगेट ओरिएंटेड है कि भाई करना क्या है, क्यों ज़रूरी है ना? तो होलिस्टिक प्रिपरेशन हो। लास्ट टाइम में जो हम एक ही बार में 8-8 घंटे, 6-6 घंटे की जो वीडियोज़ रहते हैं, तो वो रिवाइज़ नहीं हो पाता। कितने बार इंसान 2x 3x भी देखता है तो उसमें टॉपिक्स नहीं हो पाते। तो यहाँ पर वो चीज़ें रहेंगी। नोट्स एक ही बार में हम विज़न का प्रिंट निकालने जाते हैं, किसी का भी प्रिंट निकालने जाते हैं, बहुत मोटा प्रिंट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं पीटी कर लें, तो पीटी में भी क्या होते हैं, पॉइंटर्स उतने नहीं हो पाते हैं। तो हम वो सब सोचते हुए ला रहे हैं कि आपके पास पॉइंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा रहें, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ से ज़्यादा रहे और आप सही करें, प्रिपरेशन कैसी है, कितना याद है, तो उसके लिए टेस्ट भी खुद डिज़ाइन करके कंडक्ट करवा रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं साथ में एंड देखते हैं भाई कितने लोग यहाँ पर रजिस्टर करते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हर जगह शेयर करें। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे या साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे या कुछ, यहाँ पे कंप्लीट है ना। जैसे आप ये देख ही सकते हैं कि जब हम विजन भी पढ़ाते हैं तो, और मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो भाई वो भरोसा तो है ही है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सब कुछ जो यहाँ पे कवर होता है, तो वहां पे भी सब कुछ कवर होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आपको यहाँ पर रजिस्टर कर देना है, ये रहे सारी इन्फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जो भी अगर विजन में फर्स्ट टाइम आए हैं ना, उन्हें ये बता दें कि विजन आइस मैगजीन क्या करता है, पार्ट वाइज सब कुछ यहाँ पर दे देता है कि पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर वो वन बाय वन यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है। क्लियर? तो इसका अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले सकते हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट भी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहला आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। तो जो भारत में जो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, उसकी यहाँ बात चल रही है। क्यों चल रही है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा, न्यूज में तो बात आई होगी, तभी तो यहाँ पे पहुंच गया करंट अफेयर्स में। क्योंकि लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो हमेशा से कुछ ना कुछ रहा होगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से सोच के चलना, जब आप इस वे में सोचते हो ना चीजों को, तो क्लैरिटी रहती है कि अच्छा हाँ, इसलिए ये होगा, अदरवाइज तो न्यूज में कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो ये न्यूज में इसलिए आया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पहले देखना है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर सैमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ, हैज कॉल्ड फॉर फंडामेंटल रिफॉर्म इन कंट्रीज लैंड रजिस्ट्रेशन एंड टिल्टिंग सिस्टम। तो वहां पे कहा गया कि भाई फंडामेंटल रिफॉर्म लाना जरूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और सब कुछ होता है। आपने भी देखा होगा काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन एंड ऑल अभी ऑनलाइन प्रोसेसेस बिहार में भी काफी अच्छे तरीके से हो गई है, जो वहां से होंगे उन्होंने वहां पे प्रोसेस होते हुए भी देखी होगी। तो दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन बिहार्स रूल मेकिंग म्यूटेशन प्रूफ मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन फॉर्म होना ही चाहिए, तभी जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसे क्या किया, स्टक डाउन कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। क्लियर? तो ये सब भी जो है सीधे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि भाई इन्हें अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जी नहीं, खारिज किया है ना। reaffirming that registration records transactions not ownership। reaffirming that registration record क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स बताता है कि भाई ये आया वो गया, ऑनर है या नहीं वो नहीं बताता। जैसे समझिए, यहाँ पे जो है मैंने अपना एक सोसाइटी है यहाँ पर, उस वहां पे मैंने अपना एक घर लिया है, अभी घर परचेज किया है। तो अब अगर मान लीजिए वहां पर मैं जा रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मुझे मंथली मेंटेनेंस देना है सोसाइटी को और बाकी चीजें करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे भाई सोसाइटी वगैरह के पास सब देना है, तो मैंने उसके पास इंफॉर्मेशन डलवा दिया कि अब जो है इसकी जगह जो है प्रतीक सौरभ जो है यहाँ के ऑनर है। ठीक है, ये एक्चुअली फ्लैट लिया है, तो इसलिए उसी हिसाब से भी एग्जांपल बताता हूँ। आप सब जानते ही हैं कि जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होता है। तो अब जो मैंने घर लिया, मैंने इनके पास सब कुछ करा दिया, लेकिन मैं उनके पास गया हूँ। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफिस होता है हर सोसाइटी में, वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, बाकी सब बिल्डिंग मेंटेनेंस से लेके सब चीज़ों के लिए होते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है खुद को। बट अब अगर मैं वहाँ पे जाऊँ और मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लूँ और वहाँ पे अपना पैसा दे दूँ, इट मीन्स कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनरशिप ही मेरी है, ये उसका हेडेक नहीं पालता है। आई बात समझ में कि भाई आपका जो है, आप अगर एक 900 समथिंग समथिंग मान लीजिए 9th फ्लोर पे एक रूम में रह रहे हैं और आप उसका रेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपने अपने नाम पे उसको कर लिया है। क्लियर?
आप जो है वहां पर रह रहे हैं, या तो आपने खरीद लिया है या तो आपने रेंट पे लगा दिया है। तो ये जो है सिर्फ ये मान रहे हैं कि नहीं, वहां से हमारे पास पैसा आ रहा है, ये बंदा यहाँ पे रहता है, या फिर इसका ये ट्रांजेक्शन है। बट ऑनरशिप है या नहीं, वो अलग चीज है, वो हम यहाँ पर इसके थ्रू नहीं मानेंगे। आई बात समझ में? तो सेम है यहाँ पे कि वो रिअफर्म करेगा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को कि हो गया है, ऑनरशिप को नहीं मानेगा कि भाई आप ही के नाम पे सब कुछ है, रजिस्ट्री है, सब कुछ आप ही है। ये चीज नहीं मानेगा। आई बात समझ में? जैसे हम आधार कार्ड में देखते हैं कि बहुत जगह ऑथेंटिकेशन के लिए मांग लेता है, करेक्ट, लेकिन फिर बोलता है जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ या 10th की मार्कशीट दिखाओ। क्यों? क्योंकि जब ये बन रहा होता है तो फोकस किस पे रखते हैं ये सब? आपके आंखों के रेटिना पे, आपके थंबनेल पे, थंब के इंप्रेशंस पे, ये सब पे ज्यादा रखते हैं कि कितना सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ डलवाई है नहीं डलवाई है। उसको एक ट्रांजेक्शन की तरह ले लेते हैं कि हाँ ये है, बट उसको वैलिड प्रूफ नहीं मानते। आई बात समझ में? तो यही चीज जो है यहाँ पर हुई है। अलग अलग केसेस भी चल रहे हैं कि गोपी वर्जेस सब रजिस्ट्रार केस। अब देखिए बीपीएससी का इंटरव्यू भी टाइम आ गया है। बीपीएससी इंटरव्यू है ना, बीपीएससी इंटरव्यू का भी अभी टाइम है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आप केसेस को कुछ पढ़ के चले जाए और एक केस आप वहां पे बोल दो, तो इट विल इम्पैक्ट, यू नो, काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इससे कि जो हम हमारे यहाँ पर ये बनने वाला है, जो भी बने वहां पर, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप वहां पर दे रहे हैं, अब मानिए डिप्टी कलेक्टर ही बनते हैं, तो उन्हें ये इतना सब कुछ पता है कि भाई के गोपी सब रजिस्ट्रार केस हुआ, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो ये जब आप रखेंगे तो वो उन्हें भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और ये सब चीज जो है आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है एकदम से बूस्ट कर सकती है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये चीजें जो है, और खासतौर पे क्योंकि रिसेंट है, करंट अफेयर से भी है, क्लियर। तो ये सब आपको हल्का सा देखते हुए जाना है। कम से कम आपका जिस स्टेट का है उस स्टेट के पीसीएस के हिसाब से भी सोचे। कहीं न्यूज आ जाती है, कहीं यूपी की आ रही तो यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, राजस्थान में आ रही राजस्थान पीसीएस में, बिहार पीसीएस में। तो इस तरीके से सोचते हुए आपको चलना है, नोट्स मेकिंग वैसे करनी है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डज नॉट empower सब रजिस्ट्रार। तो ये जो बताया कि जो 1908 है, ये empower नहीं करता सब रजिस्ट्रार को टू चेक द टाइटल और ऑनरशिप, कि टाइटल और ऑनरशिप चेक कर सके कि मेरे नाम पे है किसी और के नाम पे। ओके, ये एक्ट जो है empower नहीं करता रजिस्ट्रार को, याद रखेंगे। ठीक है। एंड देयर रोल इज मेयरली मिनिस्ट्रियल, वो मिनिस्ट्रियल काम के लिए है, विद देयर ओनली मैंडेट बीइंग टू वेरीफाई द पेपर वर्क इज इन ऑर्डर एंड पार्टीज हैव साइंड इट वॉलेंट्री। बस सिग्नेचर वगैरह कर दिए, पेपर वगैरह ठीक दिख रहे हैं, ये इस चीज के लिए रहते हैं। लेकिन ऑनरशिप और उसका जो टाइटल चेक करने का जो है, ये रजिस्ट्रार के पास वो पावर नहीं होता है, वो पावर नहीं करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। क्लियर? इसलिए यहाँ पर ये चीज न्यूज में आई हुई है। अब लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें इंडिया में, तो लैंड क्या है? अच्छा, ये भी सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो जी ये स्टेट लिस्ट है, ठीक है। तो सारे स्टेट का अपने हिसाब से अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहीं कहीं दिखेगा कि कहीं कुछ टैक्स ले रहे हैं, कहीं कुछ टैक्स ले रहे हैं, कहीं कुछ अलग प्रोसेस है, कहीं कुछ और अलग प्रोसेस है। ओके। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना, जब भी आप जमीन ले रहे हैं या कुछ वैसा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, दिल्ली में ले रहा हूँ कुछ और रहेगा, एमपी में कुछ और रहेगा, हर जगह फ्लैट सेम नहीं है ना, कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे आपको 1-2% दिखेगा रजिस्ट्रेशन के समय। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड इज अ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, बट लैंड जो है बेसिकली ये आता है आपका स्टेट सब्जेक्ट में। ओके। कौन सा स्केड्यूल है ये भाई, जो बताता है स्टेट, कंकरेंट और सेंट्रल? ये जो है आपका स्केड्यूल 7। ठीक है, स्केड्यूल 7 जो है बताता है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, डीड देखेंगे वो क्या होता है, फिर जो है आपका टाइटल रजिस्ट्रेशन, टॉरेंस सिस्टम। अब डीड में क्या होता है, डीड आर रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब बट रजिस्ट्रेशन डज नॉट इटसेल्फ गारंटी टाइटल। अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, डीड का ऐसा है कि मानिए मैंने घर खरीदा, ठीक है, मैं आपको एकदम रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि लोन लिया, लोन लिया बैंक से XYZ। अब अगर मैंने लोन लिया, सपोज करिए कि मैंने 25 लाख का लोन लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, 25 लाख का लोन लिया है। अब ये जो लोन अमाउंट है ना, क्या वो मेरे अकाउंट में डालेगा? नहीं। ये लोन की भी प्रोसेस जो आजकल है वो बता रहा हूँ, वो नहीं, वो सीधे बोलेगा कि सामने वाले के नाम पे
कि भाई XYZ पर्सन से आप खरीदे तो उसके नाम पे हम ये बनाएंगे, और यही जो है आप इन्हें इसे दे देंगे। और जैसे ही जो आप इन्हें देंगे तो बैंक आके इधर इसे दे रहा है, उसके बाद सेल्स डीड बन जाती है कि इस बंदे ने जो है प्रतीक सर को ये बेच दिया, तो सेल्स डीड वैसे बनती है। जैसे हम MOU कराते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, काइंड ऑफ वैसी एक गवर्नमेंट डीड होती है, वो वहां पर ये बनती है कि इनके नाम पे, बट ये प्रूव नहीं करता ये भी चीज। ठीक है, डीड बन जाने का मतलब ये नहीं है कि एग्रीमेंट तो हो गया, ये 25 लाख आप लोन के थ्रू दोगे, बाकी जो है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्ट करोगे, इतना कैश दोगे, वो आपने डीड वीड सब बना लिए, वो ठीक है। लेकिन बाद में जो मेन पेपर होते हैं प्रॉपर्टीज के, वही आपको बताएंगे कि आप ऑनर हो या नहीं। ठीक है, तो डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये होता है कि भाई दोनों जो है, पार्टी ए पार्टी बी ने बोल दिया कि भाई इतने हम इतना लोन के थ्रू देंगे, इतना खुद डायरेक्ट कैश देंगे, इतना जो है हम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, वाया चेक देंगे। ओके, फिर इधर से होता कि जब आप ये सब पूरा कर दोगे तो हम जो है आप पूरी पूरी प्रॉपर्टी का जो भी पेपर से लेके सब कुछ रजिस्ट्रेशन और सब कुछ आपके इस पे कर देंगे, तो डीड बन गई दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की। ओके, बट इससे ये प्रूव हुआ क्या कि बिक गया घर? जी नहीं। हो सकता है ये बीच में उतना पैसा जमा ही ना कर पाए, और इसे जो है ये सेल ना करे। ठीक है, क्योंकि पैसे ही नहीं आया। तो आई बात समझ में, इसलिए गारंटी नहीं करता। अब टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, ये रजिस्ट्रेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ टाइटल, कि मतलब एक प्रूफ आ गया कि गवर्नमेंट जो है गारंटी द रजिस्टर एंड ऑनरशिप चेंजेस ओनली विथ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के साथ ये है, द ऑनर गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल, भाई सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल मिल जाता है कि हाँ अब जो है ये फ्लैट जो है यहाँ पर प्रतीक सर ने ये खरीदा हुआ है। ओके, इशू विथ द एग्जिस्टिंग लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। अब क्या है, आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क है। अब अपने कब कब की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, तो ये सब काफी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो अलग अलग एक्ट से काफी पुराने, सेंचुरी ओल्ड है। ये कोई कंक्लूसिव टाइटल भी नहीं दिया गया है, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ टाइटल। तो बहुत सारे जो है अलग तरीके है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है कि लिटिगेशन बर्डन, फेक एंड फ्रॉडेड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हर कुछ बना के रखा हुआ है, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या नहीं है। इसी का जो 66% जो सिविल लिटिगेशन है ना भाई, जमीन जथाड़ पे ही तो ज्यादा हंगामे होते कि हमारा ये हमारा है। कोई कैसे पेपर बना के रख लिया है, डिजिटल रिकॉर्ड तो होते ही नहीं थे, और कोई प्रोसेस भी नहीं थी, पुराने ही तरीके से चल रहा था। तो ये है, तो अब आप देखते होंगे लॉयर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल लॉयर, एक होता है क्रिमिनल लॉयर। ओके, तो सिविल लॉयर देखिए इसी में ही सबसे ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, पेपर्स वर्क और ये सब में। तो ये सब जब सही हो जाएगा तो लिटिगेशन भी कम होगा, तो इसके वजह कोर्ट जो ओवर बर्डन है वो भी कम होना चालू होगा, है कि नहीं? तो ये बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीधे आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की भी स्टैट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर पूछा गया कि भाई कितना क्या है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्लियर? इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकम्प्लीट डिजिटलाइजेशन, प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो है, नेशनल आपका जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, ये डिजिटलाइज तो किया रिकॉर्ड को, बट डू नॉट करेक्ट फॉल्टी एंड अनक्लियर टाइटल्स। अभी बहुत बार क्या होता है, कुछ गलत डाल दिया, अपडेट कर दिया, वही छोड़ा हुआ है। अपडेट कहाँ से होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो नहीं हो रहा था। तो बिहार में तो अभी चुनाव के पहले बहुत जगह यहाँ पे ये भी हुआ, कैंप लगाएगा कि भाई जिसको सही कराना है तो करवा लो, हम ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, जो लोग परेशान थे खुश करने के लिए। तो लोग बस ये बात करते हैं कि वोट पे और बाकी सब पे हमारी मशीनरी पे इश्यूज उठाते हैं, बट ये सब चीजें हुई हैं बिहार में कि खुश करने के लिए ये भी किया गया है कि आपका जिनकी जमीन जो है गलत थे या कुछ रिकॉर्ड पे नहीं चढ़ने, सबको टाइटल दे दिया गया प्रॉपर्ली, उनका डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी हुई है। ओके, और हम बोलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया, पैसा दिया गया जिसके कारण वोट खरीदे गए। टाइमिंग पे आप सवाल उठा सकते हैं, बट क्या इस तरीके से और पैसा कहीं नहीं दिया गया? ये दिया गया है ना। जैसे कि हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, उनने कहाँ पे दिया था पैसा? लगभग 10,000 रुपीज से स्टार्ट किया था ना, स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दे देना, ताकि वो अपने जो है ठेला वगैरह लगा सके, फ्रूट्स का ठेला और ये सब, है कि नहीं? तो इसको कौन सी स्कीम बोलते हैं आप ये बताइए, जो फ्रूट्स का ठेला और ये सब जो लगा सकते हैं, उसके लिए पैसा दिया गया था कोलेटरल फ्री, कि भाई गवर्नमेंट ही उसका ये ले रही थी कि अब भाई ये 10,000 का भी आप कुछ भी उसका मिसयूज कर सकते हो। ये गवर्नमेंट तो हर चीज के अच्छे के लिए ही देती है कि आप उससे अपना कुछ बिजनेस कर लो, कुछ ऐसा रोजगार बना लो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक नॉर्मल ठेला लिया, उसमें 2-3 हजार के फ्रूट्स डाल दिए, वेजिटेबल्स डाल दिए, तो बिजनेस का वो एक साइकिल लेने लगता है कि नहीं?
तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा वैसे भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट है और काफ़ी एरिया वहाँ पे जो है लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं कि एक मार्जिनल फार्मर ये लेबर बन के रह जा रहे हैं। उससे जब ठेला लो, वही सब्जियों का मार्केट में बेचो, तो बिचौलिए हैं वो भी कम हो जाएंगे और इससे आपका भी जो सोर्स ऑफ इनकम है बढ़ेगा, है कि नहीं? जैसे छोटे छोटे आइडिया जहाँ पे भी जो है वो देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार ट्रैक्टर हो सब हो तो ही हो पाएगा। ये सब भी अमाउंट जो है आप लेके कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो ये सब छोटे छोटे इनिशिएटिव पे सपोर्ट करती है। अब मेजर्स क्या क्या लिए गए? अगेन, यूनिक लेड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बना दिया गया है, यूएल पिन, भू आधार, भाई हर चीज का एक नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी, जिससे कि ये फिक्स हो जाए कि भाई ये इसी का है। क्लियर? ये क्या सब शेड्यूल 7 में आता है, ये सब जो चीजें हैं, लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह, ये आपको याद रखना है। बाकी डिजिटलाइज में अलग अलग है। अब आप जिस स्टेट के हैं तो आप उस हिसाब से इसे नोट डाउन करके रख लें। ठीक है? यूपीएससी में इतना डायरेक्ट घुस के नहीं स्टेट के अंदर का पूछ देगा। लेकिन अगेन आप वेस्ट बंगाल पीसीएस दे रहे हैं तो वहां के लिए ये सब चीजें हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म फॉर्म है, यहाँ पे कावेरी प्लेटफॉर्म है कर्नाटका में, तो ये जो है आपको यहाँ पर ऐसे याद रखना है। अच्छा, अब जो बैच हम लेके आ रहे हैं ना वो इसीलिए कि ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। आपको लगता है एक ही टाइटल के पीछे घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, तो ये ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बैच ला रहे हैं कि प्रीलिम्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसमें जो है अब इशू ना हो। करंट अफेयर्स का जो मेजर रोल है वो वहां पर रहेगा। और साथ में जो ये लेते हैं ना बैच, उन्हें सीसेट की कुछ क्लासेस जो है मैंने लास्ट ईयर करवाई थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जी हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम आपको वो करवा देंगे, ताकि आप जो है वहां से जाके ये देख के प्रैक्टिस कर सके। तो उसकी भी पीडीएफ से लेके सब कुछ वहां पे आपको मिलेगी जो ये बैच ले लेता है। ओके। अब आपको लगेगा सर इतना देर ये चीज अनाउंस क्यों की फ्री वाले, कि भाई जो सीरियस स्टूडेंट्स है वो ही यहाँ तक सुनेंगे, जो सुनेंगे वही लेंगे, बाकी भीड़ से क्या करना है कि नहीं? जिन्हें उसकी वैल्यू समझ में आएगी वो वही इंसान जो है ये चीजों को लेगा। क्लियर? ठीक है, चलेंगे आगे। अब अगला जो है ये क्या चीज पे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। इसी की तरह जो मेन डेटा प्रोटेक्शन रूल कहाँ पर है, जीडीपीआर, इसको क्या कहते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये एक्ट है, ये कहाँ का एक्ट है, ईयू का, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने लाया हुआ था। वहीं से जो प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन ये सब कुछ जो है बेसिकली वहां से आपको बढ़ते हुए दिखेगा। अब इंडिया ने भी नोटिफाई किया है फाइनली आके कि भाई ऐसा कुछ रूल होगा डेटा प्रोटेक्शन का, इसका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। कि आपने, इसलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि हम ये सब क्लॉज से बच के रहना चाहते हैं, कि जरूरत भी नहीं है। कि अगर आपको टेलीग्राम ही ग्रुप ज्वाइन करा दिया मिनिमल ना, आपसे हमने कोई कांटेक्ट लिया ना ये किया, लेकिन जब आप ऐप साइन अप करते हो तो वहां पे उसकी जरूरत है, आपके नंबर से लेके सब कुछ की, आपके नाम की, ताकि जो यहाँ पे पब्लिश भी हो जाए भाई इतने मार्क्स आए, इतनी रैंकिंग है, ये इंसान लाइव है, कल हो कोई क्लासेस छूटे तो आपको कनेक्ट करवा सके, कुछ रीशेड्यूल हो तो वहाँ पे बता सके। तो वहां एक जरूरी होता है। ठीक है, कि इंसान वैसे भी कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है, बट जहां पे कम से कम मिनिमल डेटा की जरूरत हो। ओके, मिनिमल डेटा की जरूरत हो तब। अदरवाइज तो हम ये भी कर सकते थे कि आप सब सारे डेटा दो तभी ये वीडियो देख पाओगे, तो वो चीज यहाँ पर नहीं करनी है। बट बहुत जगह क्या होता है, इसका मिसयूज होता है, डेटा जबरदस्ती भरवाया जाता है कि पहले ये फिल करे फिल करे फिल करे तभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, इसलिए यहाँ पर लाया कि डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है। ओके, ठीक है। अबाउट डीपीडीपी रूल्स 2025, और एक इसलिए भी जरूरी है, कल भी स्टूडेंट्स जैसे जो हम हमें हमारे बैचेस में रहते हैं, ऑब्वियसली बात उनका आई कार्ड वगैरह भी लिया थे, कल के हम भी बोले कि हाँ ये हमारे इधर से पढ़े हुए एक जेन्युइन वे। देखिए पढ़े तो बहुत सारे हैं, बट हम करेक्ट बहुत कम लोगों का करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जो एकदम सीरियस वे में है साथ में लगे हुए हैं, काफी लोग होते हैं कहीं और कोचिंग कर रहे होते हैं, कहीं और कुछ रहता है, और कुछ लोग तो बेचारे थके हारे रहते हैं कि यार नहीं हो पाएगा अब। तो इसमें से जो कुछ जो मेहनत करना चाहते हैं वो यहाँ पे फिर ज्वाइन करते हैं, कहीं और भी ऑब्वियसली करते रहते हैं। ठीक है, तो ये डेटा का जो है यहाँ पर ये समझना है कि डेटा जो है ये फ्यूल इंजन है 21st सेंचुरी का। अब क्या करता है लोग कि अब डेटा आपसे कलेक्ट करा लेगा, आपका डेटा कहीं बेच देंगे, और फिर जो है उसके बाद उससे पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें जो है इस पे बैन लगाने के लिए, कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रहा है, कि हम सब भी कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम ही यहाँ पर हमारे पास डेटा रहे। ठीक है,
जिसके और ये भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया इस बैच के लिए या किसी भी चीज के लिए, हम आपको इंक्वायरी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। रेयर एक या एक आध बार पूछ लेते हैं कि आपको लेना है या नहीं। डबल से ना कभी कॉल जाता है ना कुछ होता है। रीजन बीइंग कि हम किसी को परेशान करके आप ये नहीं कर सकते कि उस बीच में नहीं आप ले लो बड़ा अच्छा है ये आप सब पर है, क्योंकि हम इससे क्या है, हम भी ओवर बर्डन नहीं होते, ओवरलोड नहीं होता है। ओके, तो जो भी आता है जेन्यून बहुत ही प्यार से उन्हें पढ़ाते हैं, चीजें रहती है ताकि सब जो है खुश रह सके, है ना। एक टिपिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह नहीं जाता कि यार किसी ने अब एक बार इंक्वायरी कर ली है तो नहा धो के पीछे ही पड़ जाओ, नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप ही सब बताइए, अब अगर आपको 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं 2999 में, ठीक है, जिसमें कि बोल दिया जीएसटी का भी हम ही देख लेंगे। अगर आप सीधे हमें जो है पेमेंट कर देते हैं 8982275931 @YBL, पहले आपको इस पे मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर्स बनाएगा पूरा पीडीएफ उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, रिकॉर्डिंग, ऐप जो बना के रखे, अब ऐप का मेंटेनेंस, ऐप जो क्विज जो बनाएगा उसकी पेमेंट, सब कुछ आप सोचोगे तो फिर लगेगा कि यार आ, है कि नहीं, कितनी बड़ी बात है। जो कोचिंग्स होती है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं, जिनके पास अब लाखों स्टूडेंट हो गए, वो सब चाहे तो और सस्ता कर सकते हैं जब हम सब इस रेट में पढ़ा रहे हैं। तो उनको क्या है, लाख स्टूडेंट ने 500-500 रुपए दे दिए, हो गया काफी। तो वो फिर मिलियन बिलियन बनने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं यहाँ पे होनी चाहिए कि चीजें जितनी सस्ती हो, इफेक्टिव हो, मन में भी संतोष रहता है। क्लियर? ठीक है, चलिए। अब ये आपका जो है कंप्लायंस पीरियड जो है 18 मंथ का है, 18, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। जब भी डेटा आएगा तो कहा ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। जीडीपीआर जो है वहां पे आपको पता चल ही गया वो कहाँ का, यूरोपियन यूनियन का है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बिना कंसेंट के आपसे ये चीज नहीं लेना, तो समझे ना। जैसे कि आप ऐप पे आओगे, कंसेंट रहेगा कि अब भाई अब जो है आप यहाँ पर रजिस्टर कर लो, ये कर लो, तो आप खुद करोगे, है ना। तो वो जो चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती है। ईज ऑफ विड्रॉइंग कंसेंट का लो, कि जो कंसेंट हटाना हो तो वो भी चीजें हो सके, कि भाई शेयर वेयर नहीं करना है। पहले बोल सकते हैं कि इसे शेयर किया जा सकता है इधर उधर ना कुछ लोगों से, बाद में कंसेंट हटाने का भी ऑप्शन हो। तो ये सब पे जो है गवर्नमेंट बात कर रही है। और नीड टू बी रिटेन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। फॉर विच, मतलब आपने आज कुछ हमारे पास मान लीजिए जमा किया, तो 1 साल तक मिनिमम पीरियड जो बोला गया है कि वो आपके पास वहां पर रहना चाहिए, अनलेस लॉन्गर रिटेंशन इज मैंडेटेड बाय लॉ और नोटिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर बैच है, मान लीजिए 2026 के बैच के लिए आपने इंक्वायर किया, या 7 के लिए, 8 के, कुछ भी आप जो कर रहे हैं, अब आपने कर लिया, अब 1 साल तक ही आपका नंबर रखना जरूरी है। ओके, अगर बैच 28 है तो 29 तो अलग बात है, या 3-4 साल के लिए जो रजिस्टर करते हैं उनका वो सेव रखेंगे। रीजन दे देंगे कि भाई ये जो है हमारे पास लंबा स्टूडेंट है, इसलिए इसका कांटेक्ट हम रख रहे हैं, बाकी सबका जो है हम डिलीट कर देंगे, हमारे एक्सेल सीट से डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये भी होता है राइट टू प्राइवेसी, भाई एक वक्त निकल गया, वरना पता चला कि 20 साल बाद भी फोन कर रहे हैं, यूपीएससी करोगे क्या? ठीक है, तो बोलेगा यार मेरा तो पता नहीं, लो मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो, क्यों? तो ये चीजें जो है यहाँ पर, इसलिए हटाने की भी बात की जाती है, किसमें? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में। आई बस समझ में? तो कल होके अगर आपको ये कहीं पूछ दे कि हटाया जा सकता है क्या, जी हाँ। तो सब कुछ है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि इधर उधर बस ना हो। अब राइट ऑफ सिटीजन अंडर डीपीडीपी रूल क्या है? राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज देयर डेटा राइट। कि भाई मैं मान लो कि एग्जाम्पल कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसमें डेटा ही है ना, सारे के सारे यूट्यूब ही है। मैंने क्या किया, एक को मैनेजर बना दिया, एक को एडमिन बना दिया है। तो वो जो है मेरे डेटा पे अब उनका हक है कि वो इतना इसको पब्लिश कर सकते हैं, इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, तो उनको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसे नॉमिनेट कर देना। राइट टू गिव और रेफ्यूज कंसेंट, कि मेरा मन मैं मानूं कि ठीक है, ओके, मेरा मन मैं ना मानूं, तो ये राइट हमारे हाथ में होना चाहिए। राइट टू नो हाउ पर्सनल डेटा इज यूज, अब मुझे पता होना चाहिए पर्सनल डेटा कैसे यूज हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना, अगर आप ऐप पे हो, ये हो, तो आपका आपको चार्ट दिखाया जाएगा, इस तरीके से आपके इतने मार्क्स आए, सेक्शन में ये है। तो वो सब जो चीज़ है आपकी, कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप मेल पे हमारे कर सकते हैं, तो हम चेक कर लेंगे, अच्छा ये हमारा रजिस्टर्ड मेल आईडी है, ऑलरेडी ये स्टूडेंट का है, ये क्वेरी पूछ रहा है तो इसका जवाब पहले प्रायोरिटी पे देना है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई कैसे आपका, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर?
अगर फोटो लेते हैं बाई चांस मानिए, तो आप बोल देंगे कि भाई आपका विथ फोटो भी जो है मार्क्स हमारे ऐप पे जो भी चलेगा सेशंस वहां के लिए जरूरी है, या फिर टीचर को पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट रजिस्टर्ड है बाई फेस से, कि इंट्रैक्शन अच्छा हो जाता है कि, तो वो जो सारी चीजें एक बार रीजन बताना जरूरी है। आई बात समझ में? ऐसे ही नहीं कि यार बस ले लिया। ठीक है। राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा हेल्ड बाय डेटा फ्यूडिटरीज, तो ये सब जो है आपके इसमें आता है राइट्स ऑफ सिटीजन पे, अंडर डीपी डीपी। अभी ये जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डीपी डीपी, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। आई बात समझ में? अब इसका रिस्पॉन्स भी है मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज फॉर ऑल रिक्वेस्ट रिलेटेड टू एक्सेस करेक्शन और अपडेटिंग। कुछ भी हो रहा हो तो ये 90 दिन के अंदर जो हो जाए। जैसे आधार कार्ड का आप देखिए, अभी आधार पे आप जाओगे ना, तो वो भी बोल देगा कि मिनिमम 90 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा आपका, कि आप आपको अपना करंट प्लेस चेंज करवाना हो, या फिर आपको कुछ और भी चीजें करवानी हो। मैंने तो आधार की एग्जांपल दिया क्योंकि मैंने खुद रिसेंटली करवाया है। ठीक है, खुद जो रिसेंटली करवाया है, तो ये यहाँ पर 90 डेज के अंदर रिस्पॉन्स दे देना, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डेटा, तो जो बच्चों का डेटा है उसके लिए और स्पेशल प्रोटेक्शन यहाँ पर देने की बात की गई है। इसके बाद जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल टाइम सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये सब पे क्या है, एग्जम्पशन है कंसेंट का, क्योंकि एसेंशियल है। यहाँ कंसेंट की बात नहीं है भाई। हेल्थ केयर पूछा जाएगा, पोलियो की दवा दी है, ड्रॉप दिया है कि नहीं दिया, ये वैक्सीन लगाया है कि नहीं लगाया, ये पूछा जाएगा। आप इस पे कंसेंट नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। अगर कल होके किसी पूछता है कि कोरोना कोविड का वैक्सीन लिया है, आपको बताना पड़ेगा यस या नो। आप ये इस पे कंसेंट वाली बात नहीं कर सकते। एजुकेशन कितने पढ़े लिखे हो बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा फिर आपको जॉब भी चाहिए और आपको सब भी चाहिए, जी नहीं, नहीं चलेगा। ठीक है। रियल टाइम सेफ्टी की कहीं पे बात आ रही है कि काफी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बिल्डिंग में आग ही लग गई, और उस वहां पे जो है दो लोग हैं जो कि चल नहीं सकते हैं बिल्डिंग में, और बाकी सारे लोग चल सकते हैं प्रॉपर ये, और वो मान लीजिए फोर्थ फ्लोर पे है। रियल टाइम सेफ्टी की बात है। तो अब भले बाकी लोग भी फोर्थ फ्लोर पे होंगे, पहले किसे बचाया जाएगा? जो चल नहीं सकते उन्हें पीठ पे लेके आएंगे, बाकी लोग तो खुद भी आ सकते हैं। तो ये रियल टाइम सेफ्टी की सब है भाई, हमको पूरा डिस्क्लोज करो। उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, कोई कोई भी अगर लाइक हैंडीकैप है या ये है, हम उसका डेटा रिवील नहीं करेंगे। नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर उनकी सेफ्टी की बात है। ठीक है। ये सब चीजों को इस तरीके से आप रियल टाइम होके सोच के पढ़ते हैं, आप हमेशा अच्छा करिएगा। आई बात समझ में? आप जो है हमेशा अच्छा करिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था जितना, वो आपको सब बता दिया। अगेन ये सब जो है काफी एक एडिशनल चीजें हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखिए, कंसेंट मैनेजर टू बी कंपनीज बेस्ड इन इंडिया, जो कंसेंट्स लेने का काम करती है। ठीक है, कि भाई मैं इस कंपनी के अगेंस्ट जो कंसेंट ले रहा हूँ, और वो सारा डेटा एक जगह एक्यूमुलेट करके रख रहा हूँ। इससे आपने भी देखा होगा कि अब हम जैसे कि फॉर्म्स वगैरह भरवाते हैं, कि आप जो अपनी फॉर्म ये भर लें, सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, अपना कंसेंट दे दे। तो उसके लिए भी जो एक अलग से कंसेंट मैनेजर भी होता है, जो ये सब मैनेज करता रहता है। क्योंकि अकेला इंसान क्या क्या करेगा? अकेला इंसान क्या क्या करेगा? तो इसलिए हर जगह जो है ये सब चीजें इस तरीके से पोजीशन दे दी जाती है। स्पेशल प्रोटेक्शन है पर्सनल विद डिसेबिलिटीज को, इफ दे कैन नॉट मेक लीगल डिसीजंस नहीं ले पाते तो ये प्रोटेक्शंस वगैरह दिया जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? बाकी फाइनेंशियल पेनल्टी है 250 करोड़ तक का अगर फेलियर है, 200 करोड़ तक का फॉर नॉट नोटिफाइंग बोर्ड, और 50 करोड़ का फॉर एनी अदर वायलेशन। तो भाई जो बड़ी कंपनीज है, मेटा हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गया, तो उन सबको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सब भर के निकल जा रही है पेनल्टी जब भी फंस रही है। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा कमा ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो है स्टार्ट जो कर रहे हैं उन पे बहुत थ्रेट है। एक जगह आप देखिएगा कभी चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, कभी कुछ इश्यूज आते हैं। क्लियर? तो वो अलग अलग तरीके से परेशान हो जाते हैं। ऊपर से पेनल्टीज वगैरह भी होती है। ठीक है, पेनल्टीज वगैरह भी होती है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर है। बाकी ये अब देखिएगा, नीड ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। ओके, नीड ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। तो ये सब के कारण क्या होता है ना, कि इनकम जो है वो उतनी होती नहीं है। इनकम जो है उतनी होती नहीं है कि आप कितना भी सब्सक्राइबर बना ले, कुछ भी बना ले, आप कुछ भी कर ले। तो ऐसे में क्या होगा कि आप को अपने एड का रेवेन्यू कहीं और देना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ही सब पढ़ा रहे हैं विजन, तो हो सकता है आपको एड का पैसा ना मिले।
मिले तो किसी और के पास चला जाए, अगर सामने वाला कॉपीराइट दे रहा है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हम आपके पास अपनी बेस्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम पैसा का नहीं सोच रहे हैं, है कि नहीं? पैसा का जो है यहाँ पर वो नहीं सोच रहे हैं कि भाई चलिए विजन ही आपके पास पहुंच रही है, बट इसका भी जो है आपको लगता होगा कि हमें कोई फायदा हो रहा है, तो इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। क्लियर? इससे हमें क्या फायदा, कोचिंग किसी और की नाम उनका हो रहा है, पर ठीक है। अब मेन है कि भाई एस्पिरेंट्स को फायदा होना चाहिए। धीरे धीरे चीजें तो जो है बेहतर होती ही चली जाएगी, है कि नहीं? तो ये नीड क्या है डेटा प्रोटेक्शन की, अब आप सब खुद भी समझ सकते हैं, पॉज करके हल्का सा पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो जो डिजिटल इकोनॉमी है वो लगभग लगभग 12% की है जीडीपी की, है कि नहीं? 12% है जीडीपी की, जो कि काफी हो जाता है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर ये सब सब कुछ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से लेके सब कुछ यहाँ पे बचा है। डेटा इधर उधर ना लीक हो। पता चले आजकल फेक कॉल आने लगते हैं, डिजिटल अरेस्ट, और फिर डरा दिया जाता है कि आपका ये बेटा यहाँ पे फंसा है, आपकी बहन यहाँ फंसी है, कुछ वैसा हो गया, आप पैसा ट्रांसफर करें। बहुत सारी है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो सबसे बचाने के लिए भी है कि आपका डेटा कम से कम इधर उधर मिसयूज हो। क्लियर? और साइबर सिक्योरिटी से लेके बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। आई बात समझ में? अगला देखेंगे, इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन। अब ये जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर किया गया है, जिसमें कि इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन अंडर द इंडिया एआई मिशन। तो एक अच्छी चीज है कि इंडिया ने अपना एआई मिशन जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जो फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। मेन फोकस क्या है? एथिकल हो और रिस्पॉन्सिबल हो, कि भाई ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, भाई ट्रस्ट कर सके हर कोई उस आई पे, एआई पे। पीपुल फर्स्ट, पहले लोगों के बारे में सोचे, ठीक है? सिर्फ ये नहीं है कि काम आसान करना है, ये करना है, और लोगों को शायद पूरा मास से अनएम्प्लॉयमेंट करवा दे रहा है, तो वो सब भी चीज ना हो। इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, फेयरनेस वगैरह होना, अकाउंटेबिलिटी होनी, कि वो ले कि भाई हमने ये लाके दिया है, डिसीजन दिया है, तो ये सही है। तो वो सब के लिए भी जो कम से कम करने वाला अकाउंटेबल है खुद को। अंडर स्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये सब कुछ जो है वहां पे होना चाहिए। अच्छा, अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर ले, तो वहां पे पीडीएफ मिल जाया करेगा। और बाकी जितनी क्लासेस रहा करेंगे सबका जो पीडीएफ है वो वहीं पे ही ऐप पे, ठीक है? लिंक जो है कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है? वहां वहीं से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकेंगे, ऐप में पढ़ सकेंगे, और साथ ही साथ बाकी पीवाई क्यू जो है, पीवाई क्यू पे वो तो फ्री सीरीज ऑलरेडी चली रही है। पीवाई क्यू, यूपीएससी पीवाई क्यूज जो है पूरा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, वो भी आप सॉल्व करते रहे। डेली जो है वहां पे 10 क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, तो आप अब सोच लीजिए डेली अगर 10 आप अच्छे से देख लें, क्यों सही हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, तो कितना अच्छा रहेगा। वो फ्री सीरीज से भी आप ऐप यूज करके समझ पाएंगे कि कितना बेहतर है, कितना सही है। ठीक है? और कुछ सजेशंस वगैरह भी होंगे तो डेफिनेटली आप सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। डिजिटल डिवाइड की बात की जाए तो रूरल एंड अंडर सर्व्ड रीजन जो है, वहां पर क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको कमी देखेंगे। हाई कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग एआई सॉल्यूशन एंड अनइवन एडॉप्टेशन ऑफ एआई ड्यू टू वीक कंप्यूटिंग एक्सेस। जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विस, ये सब जो है ना वहाँ पे उतना एआई एडॉप्शन हो नहीं पा रहा है। क्लियर? जैसे फाइनेंस में देख पाइएगा, बैंकिंग में देख पाइएगा, है ना, बाकी जगह भी देख पाइएगा, बट ये सब एरिया में वीक कंप्यूटिंग एरिया है, तो वहाँ पे हो नहीं पाता है। 51% जो है ना अभी रूरल पॉपुलेशन है, जिनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का। तो ये सब कुछ चैलेंजेस वगैरह है। ठीक है? साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो भाई साइबर अटैक्स भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, मॉडल हाईजैकिंग हो रही है, जो कि एआई सिस्टम को टारगेट कर सकता है। कि सीधे एक बार टारगेट किया तो पूरा सिस्टम ही आप पता चल रहा है कि हैक करके बैठ गया है। तो ये सब जो चीजें हैं, इशू जो है एआई गवर्नेंस में है ही है। जैसे मानिए आप कोई चीजों को मैनुअली कर रहे हो, तो कोई हैक तो नहीं कर सकता, बट अब सिस्टम को कर दिया हैक, तो कोई गलत अप्रूवल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहीं के कहीं पता चल रहा है, ऑटो डेबिट जैसे हम करवाते हैं, तो कुछ हैक कर लिया और सीधे बैंक का पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर ऐसे रहती है। मिसयूज, डीप फेक्स वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसा वीडियो बना देते कि पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है ना? इधर से आलू डालोगे, उधर से सोना निकलेगा। अब पता ही नहीं है कि जो हमारे नेताजी हैं कौन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो
उन्होंने ये सही में बोला है कि ये डीप फेक है? आपको क्या लगता है? तो ये चीज जो है आपको सब समझ में आ गया होगा ना, कि जब आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओ रियल और फेक में आसानी से, तो सब डीप फेक वीडियोस जो होते हैं, एआई ड्रिवन वीडियोस होते हैं। ठीक है। इनिशिएटिव जो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, नीति आयोग ने यहाँ पे लिया हुआ एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी, जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जा सके। इसे भी पहले हमने डिस्कस किया ना कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर ये है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, तो ये इसकी भी बात की गई है, 25 में भी अभी ये आ गया है। तो उस पे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी इस पे वर्क चल रहा है। यूरोप एआई एक्ट 2024, तो ये यूरोप का अलग है। बाकी आपको जीडीपीआर पढ़ा दिया है, ईयू का अलग है। तो ये सब जो चीजें हैं वो आप याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर दिया गया है। G7 पैक्ट भी हुआ एआई पे, ये हल्का याद रखेंगे। ठीक है। ये जो है आपका ब्लेस्कले डिक्लेरेशन है, ये भी एआई पे है। 28 यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है उन्होंने साइन किया हुआ है इस पे। तो ये सब क्या चीज से रिलेटेड है? ये एआई से रिलेटेड है। वो डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड था, जीडीपीआर डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड था। डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी भी वर्ड से डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड था। ये सब जो एआई से रिलेटेड है। ठीक है, आई बस समझ में उसी डेटा को एआई में कैसे क्या यूज करना है। इट सीक्स टू डिप्लॉय ओवर 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, तो 10,000 जीपीयू के आसपास फॉर एडवांस एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना डिप्लॉय करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और 7 पिलर है। इंडिया एआई कम्यूट, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एआई फ्यूचर स्किलिंग करना लोगों की, ट्रस्टेड एआई, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर कि सपोर्ट करना है एआई को, जो कि स्टार्टअप एआई बेस्ड है, उन्हें उनको फाइनेंस करना। तो ये सब जो है पिलर्स है। ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट टेन्योर सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल। तो भाई कितना टेन्योर होगा, अपॉइंटमेंट होगा, क्या होगा, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट था, इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया है। क्लियर? की हाईलाइट क्या है इसमें कि भाई लेजिस्लेचर ओवरराइड ओवर जुडिशियल डायरेक्शन, तो लेजिस्लेचर ओवरराइड कर सकता है जुडिशियल डायरेक्शन पे। एज पर सुप्रीम कोर्ट दी 2021 एक्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स बाइंडिंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दैट रिपीटेडली क्लासिफाइड द स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी ये चीज दी हुई है, उसी की बात चल रही है। ठीक है। अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है उस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट था कहीं ना कहीं ये। क्यों था देखते हैं। द एक्ट फेल्स टू रिमूव द डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन प्रायर जजमेंट्स, तो ये जो एक्ट है वो फेल हो गया। जो इसके पहले जो भी प्रायर जजमेंट में जो भी डिफेक्ट्स थे, जो भी गलतियां थी, कमियां थी, उसे नहीं निकाल पाया। एंड इंस्टीड रिनेक्ट्स देम अंडर अ न्यू लेवल, और उसको एक तरीके से नया लेवल दे दिया कि नहीं यार जो भी है वो सही है। समझे? तो ये कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है उसके अगेंस्ट है। ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। जो सेपरेशन ऑफ पावर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के, उसे कहीं ना कहीं क्या करता है, वायलेट करता है। ठीक है। एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि कंटिन्यूस इश्यूज, इतना ज्यादा इन डेप्थ इस ट्रिब्यूनल के बारे में, इस जजमेंट से रिलेटेड नहीं पूछेगा, तो ये आप स्किप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मन है आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए। इसके बाद देखिए ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो ट्रिब्यूनल क्या है? ये जुडिशियल है और साथ ही साथ क्वासी जुडिशियल भी है। इंस्टीट्यूट established by law to provide a platform for faster adjudication compared to traditional courts, as well as expertise on certain subject matters। तो इन्हें क्या है, यहाँ पर कुछ एक्सपर्टीज होती है। ठीक है। और बाकी जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है। तो ये सब जो कोर्ट्स है, जो आपके लोकल लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, वो सब ट्रेडिशनल कोर्ट्स हुए। वो ये जो है कहीं ना कहीं भी फास्टर जो है आपका एडजुडिकेशन, मतलब कि आपका प्रॉपर प्रोसेस जो है वो क्या होगा यहाँ पर, फास्टर होगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ एक्सपर्टीज वगैरह जो है रहती है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ट्रिब्यूनल है, आपका एक ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो हो सकता है आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा, तो वहां पे जो है एक्सपर्टीज होगी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो आप पे जल्दी से जो है केसेस फटाफट जो भी उससे आ रहे हैं वो वहां पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वहां पर एक्सपर्टीज होता है कुछ सब्जेक्ट मैटर्स पे। आई बात समझ में? अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया गया था, क्या संविधान का हिस्सा है? जी हाँ, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में है। और ये भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। इसी इसमें इंसर्ट किया गया आपका आर्टिकल 323A और 323B, ओके। तो क्या ये जब संविधान ओरिजिनली फॉर्म हुआ था तब ये ट्रिब्यूनल्स थे? जी नहीं, तब नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुए हैं, ओके। तो याद रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट जो है काफी ज्यादा हो जाता है। इसके साथ देखेंगे हम आर्टिकल 323A, अब 323B अगेन। ये जो पार्ट्स होते हैं आपके, या पॉज करके प्लीज पढ़ लें यहाँ पर। रीजन भी ये आपके पॉलिटी के हैं, ठीक है। काफी ज्यादा स्टैटिक यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है। इतना यहाँ पर एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होता, जो ट्रिब्यूनल में था वो भी हमने देख लिया। तो ये जो है आपका एक पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत सीरीज है, ठीक है, वो अगर आप उसका एक्सेस भी लेना चाहते हैं, आपको वहां पे जो है लगभग लगभग 25 लेक्चर्स मिलेंगे, 25 पीडीएफ्स मिलेंगे। और अगर आप वो लेते हैं तो उसका जो प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज है, सिर्फ 999 रुपीज। और इस वीडियो का एक्सेस जो है आपके 2026 मीन्स तक रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इंटरव्यू तक भी उसे एक्सेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो क्योंकि आप सब बोलिएगा कि सर ये भी पढ़ा दे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से लगभग लगभग आपका 25 लेक्चर्स अच्छे तरीके से हमने डिजाइन किए कि जो कि पूरा आपका ये करवा देगा। वरना अक्सर जो है इसके भी 40 प्लस लेक्चर्स हो जाते हैं, 40-50। और जो जरूरत नहीं होती वो सब भी यहाँ पे कवर अप रहता है। हम वो काम नहीं करते, हमारा सिंपल रहता है, क्रिस्प एंड प्रिसाइज चीजें बना के दे दे। ओके, तो भाई जिसको ये करना है वो यहाँ पर ले ले, है ना। कोई ये क्वेश्चन नहीं कि सर ये नहीं करा है और वो नहीं करा है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा ऐसे हम जाएंगे स्टार्टिंग में तो फिर करंट अफेयर्स जो है बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी जो है वीडियोस लंबे होते चले जाते हैं। क्लियर? तो सिग्निफिकेंस से लेके सब कुछ जो है आपको समझ में आ गया। भाई ट्रिब्यूनल क्यों है? भाई कहीं ना कहीं आप कोर्ट को आपको क्या करना है, तो वहां पे बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, बहुत सारी लिटिगेशन है, उसे कम करना है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपर्टीज के थ्रू करवा रहे हो, बाकी चीजों से भी करवा रहे हो, तो वो मेन जो है आपका रिड्यूस करना केस लोड को, है कि नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से खुद दिमाग लगा के भी कर सकते हैं कि भाई क्यों है। ओके, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से जो है काफी चीजें हो जाती है। स्पीडी रेजोल्यूशन जो बात की ऑलरेडी हमने वहाँ पे कर दी। स्पेशलाइजेशन, कि उनको ज्यादा वहाँ की इन्फॉर्मेशन होती है। एक्सेसिबिलिटी, कि जैसे कि अब कोर्ट्स जो हर जगह तो नहीं होते, ट्रिब्यूनल जो है हर जगह वैसे बना दिए जाए, कि है ना, विद बेंच लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। इफिशियंसी इन सर्विस मैटर्स, ये सब जो चीजें यहाँ पर रहती है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, ये आर्टिकल के लिए इतना ये काफी है। इसके बाद देखेंगे हम लीगल एड इन इंडिया। Recently, the Services Authorities Act 1987, which were implemented on November 9, 1995, and actually observed as National लीगल सर्विस डे। तो इसी पे इनको कहा गया नेशनल लीगल सर्विस डे। उसके 30 साल हो गए इस न्यूज में, ठीक है, नवंबर में देख सकते हैं आप। 30 साल हो गए, इसलिए क्या ये न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉम्बे जो जर्नी है वो कैसे है, अब देखिए, अब इतना ज्यादा अगर हम घुसेंगे, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा स्टैटिक हो जाता है। इतना यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा आप सबसे। ये जो पूछा जाएगा आप सबसे कैसे, ये लॉ स्टूडेंट हैं आप, तो डेफिनेटली आप इस तरीके के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, स्टडी करें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मेन जो है इनेक्ट हुआ है यहाँ पर आपके 1987 में, क्या जर्नी थी नहीं थी, ठीक है, वो मायने उतना यहाँ पर नहीं रखता। जैसे कि है ना, कि कैसे आया क्या आया। अगर आप मैगजीन ही पढ़ रहे हैं अभी करंट अफेयर्स, अब की भाई यूपीएससी के लिए मैगजीन बना दी गई है, अब आप उस पर इतना ये नहीं रहेंगे कि किस तरीके से बाकी चीजें हुई, ठीक है, कैसे जो है यहाँ पर किस टीचर को यहाँ पे हायर किया गया, कैसे क्या हुआ,
किस तरीके से पीडीएफ डिजाइन की गई, काइंड ऑफ ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस बन के यहाँ पर बाद में आया। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें यहाँ पर उतना परेशान नहीं होना है। क्लियर। मेन है कि भाई लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है आपका एक्ट 1987 यहाँ पर ये आया है। ये से एक सौ एंड सौ प्रोसेस होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है प्रोसेस कोई ना कोई होते हुए आएगा। अब इसमें जो है प्रोविजन फॉर लीगल एड, कहाँ कहाँ पे लीगल एड दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 39 है, सीधे याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, कौन कौन से आर्टिकल से जो लीगल एड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 42nd अमेंडमेंट मैंडेट्स द स्टेट टू सिक्योर फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड की बात की गई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, याद रखेंगे आर्टिकल 39 है। इसके बाद जो है आर्टिकल 21 राइट टू फ्री लीगल एड, और आर्टिकल जो है 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आता है, किस किस तरीके के राइट्स होते हैं आर्टिकल 21 में, कमेंट सेक्शन में बताएं। आर्टिकल 22(1) ये क्या करता है, ये गारंटी करता है राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को उठा के अगर कोई ले गया जेल में तो बस हो गया, नहीं, मेरे भी हक है कि भाई मेरे लिए भी एक लॉयर हो, वो मेरी बातें रखे, सब कुछ करे, तो वो जो है इसमें हक दिया हुआ है। अब आर्टिकल 22 क्या है, फंडामेंटल राइट है। 1 क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। ठीक है, आर्टिकल 39 है। तो ये इस तरीके से जो चीज है आपको दिमाग में रखना है कि यार डीपीएसपी में भी वो चीज है, जी हाँ है, इसमें यहाँ पर डेफिनेटली है। क्लियर। अब जो डीपीएसपी में जो चीजें होती है वो हम लागू कर देते हैं गवर्नमेंट्स बहुत सारी चीजों को, तो वो बट ये नहीं सोचना है कि अब राइट्स देखिए 12 से 35 जो है वो फंडामेंटल राइट है ना। क्लियर। अब आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, इंश्योर नो पर्सन इज डिनाइड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, तो कोई भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं होना चाहिए, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन इंडिया, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लीगल एड। आई बात समझ में, तो ये चार इंपॉर्टेंट है, 39 है, 21, 22(1) और 14, ये याद रखेंगे, नोट्स नोट कर ले लीजिएगा। अबाउट लीगल सर्विस एक्ट 1987, ये जो है 3 टियर सिस्टम है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। ठीक है, ये 3 टियर होता है, याद रखेंगे। सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, कैसे आपका ये हो गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट लीगल स्टेट अथॉरिटी सर्विस अथॉरिटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रहता है। ये जो है आपका फ्री लीगल एड देता है, पर्सन एलिजिबल कौन कौन से, SC ST मेंबर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब कुछ जो है यहाँ पर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और डिजास्टर में कोई भी परेशान हो गया उस तरीके से, मेंटली इल है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, या फिर किसी की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, सुप्रीम कोर्ट केसेस के लिए सब एलिजिबल है। ठीक है, आई बात समझ में, सब जो है यहाँ पर एलिजिबल है, तो इन सबको मिलेगा। तो ये सीधे प्रीलिम्स में पूछा गया है कि SC ST मेंबर्स, हाँ, वुमेन, हाँ, चिल्ड्रेन, हाँ। इसके बाद के 5 लाख की जो कैप की बात की गई है, तो जी हाँ, तो ये सबको अगर केसेस है, अगर आप इससे कम कमा रहे हैं तो आपको लॉयर गवर्नमेंट खुद देगी, और वो उन्हें फिर अपना जो है पे कर देंगे कि भाई पर केस 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, जो भी हो, ठीक, जो रेट रखे हुए हैं। आई बात समझ में। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी होती है प्राइस, इसलिए जो है लोग सीधे प्राइवेट लॉयर बनना पसंद करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट लॉयर बन जाता हूँ। आई बात समझ में, तो ये चीज है। और बाकी अगेन एक थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से भाई कैपेसिटी बिल्डिंग, इट मैंडेट्स स्टैंडर्डाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लॉयर, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, देखिए इनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आपको क्या केसेस भी लड़वाने हैं, तो वो चीज है या नहीं, वो आपकी कैपेबिलिटीज है या नहीं, तो वो सब कुछ भी जो है वहां पे चेक किया जाता है। ओके, चाहे जजेस रहे, वो सब भी देखते हैं कि भाई कौन सा लॉयर सही है, कौन सा नहीं है, मिनिमम इतना साल का प्रैक्टिस किया हुआ है कि नहीं है, तो ये सारी चीज जो है यहाँ पर रहती है। बाकी चीज तो आप देख ही लीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या क्या है। अच्छा तो लग रहा है सुनने में कि लॉयर दे दिया जाएगा, हर 5 साल 5 लाख से कम वालों को भी लॉयर मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच रहे हैं, तो बाकी सबको भी मिल ही रहा है, SC ST वुमेन, जो मेंटली चैलेंज्ड है, कोई डिजास्टर में तबाह हो गए हो, वो सब, बट इसमें क्या, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लीगल लिटरेसी। ठीक है, अब सिर्फ 15% ही रूरल रेसिडेंट को पता है कि भाई फ्री लीगल सर्विस होती भी है,
नालसा की रिपोर्ट के हिसाब से। अब देखिए, मैंने ना सच बोलूं तो मुझे दो चीजें नहीं पता थी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के समय। मतलब उसके बाद ही पता चली। एक तो ये कि फ्री लीगल यहाँ पे इस तरीके से लॉयर्स या फिर सर्विसेज मिलती है, ये मुझे पर्टिकुलरली नहीं पता था। दूसरा, अब कल क्रिसमस है, तो मेरे दिमाग में तो यही था कि क्रिसमस का मतलब ठंडा समय, और पूरे दुनिया में उस समय ठंडा रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, गर्मी रहती है। ठीक है। तो अब ये ज्योग्राफी पढ़ते समय समझ में आया। तो कुछ चीजें तो होती है, तो इसलिए कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है आपको बहुत कुछ सिखा देती है, ऑन इकोनॉमिकल नोट, ऑन ऑन हिस्टोरिकल नोट, ऑन ज्योग्राफिकल नोट, हर एक चीज से आपको सिखाती है। तो ये कुछ जो चीज थी मेरे, तो आपने भी क्या क्या सीखा यूपीएससी की प्रिपरेशन के समय, लाइक कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे, जैसे बोला ना मैंने, तो क्रिसमस वाला ये बताया आपको, ये फ्री लीगल एड के बारे में बताया। तो वैसे और क्या क्या चीजें आप सबने भी सीखी है, बताएं। जरूरी नहीं है कि भाई बाकी के लिए छोटी मोटी चीजें होगी, हो सकता है उन्हें पता हो, बट कुछ होते हैं ऐसे पॉइंट्स के लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा इनलाइटन हो गए हम कि यार ये तो पता ही नहीं था, या पढ़े होगे तो ध्यान ही नहीं था। सो ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो है, इसके अंडर फंडिंग, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि इंडिया पर कैपिटा फ्री लीगल एड जो है क्रिटिकली लो, 75 पैसा पर कैपिटा एनुअली। ठीक है, एक इंसान पे फ्री लीगल एड के नाम पे 75 पैसा साल का खर्च हो रहा है, बताइए। ठीक है। Digital divide. While tech programs like tele law exist, their effectiveness is limited in rural areas due to low digital literacy. हर किसी को तरह समझ ही नहीं है ना। अर्बन में तो चलिए, शहर वहर में है तो आप ये कर रहे हैं कि चलिए, अब इससे आप क्या इसको बोल सकते हो कोई फोन उठा ले, व्हाट्सएप चला ले, या कुछ आपका जो है डिजिटल लिटरेट है, जी नहीं। वो तो एक छोटी मोटी जो चीजें कर लेना होता है। लेकिन प्रॉपर आप देखते होंगे वीडियो कॉल पे आना, वेबकैम पे आना, बाकी चीजें करना, ऑनलाइन पढ़ना, हर कोई नहीं कर पाता है ना। खासतौर पे जो एक एज जिनकी हो चुकी होती है, स्टूडेंट्स तो अभी फिर भी सब कुछ सीख रहे हैं, सब जान रहे हैं। इसमें जो ओनली 33% रूरल इंडिया हैज एक्सेस टू इंटरनेट, सबसे बड़ी यही दिक्कत है। और 67% जो है अर्बन एरियाज में, इतने लोगों के पास है। इसलिए जब मैं अभी लाइव जो आ रहा था आप सबको मेंटरशिप के लिए, फ्री मेंटरशिप के लिए, तो वहां पे मैंने आपको बता कि यार मैंने ना अभी वाईफाई इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि जो अभी नए घर में गए, क्योंकि यहाँ पर नहीं था। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, और मोबाइल में भी उतना इंटरनेट रहता ही नहीं। ओके। वो स्पीड कहीं कहीं तो वो ब्रॉडबैंड लेना पड़ता है, बट ये इसकी यहाँ जो बात चल रही है वो मोबाइल इंटरनेट पे, इंटरनेट से काम चल जाता है। स्टिल काफी लोगों के पास नहीं है, तो ये भी अभी भी आपको समझने वाली बात है। लॉयर की बात की जाए तो फिजिकल आउटरीच है कि 1 lawyer for every 10,000 पीपल इन रूरल इंडिया। तब गांव में तो 10,000 लोगों पे एक वकील, ये हाल है। शहर में जो है 1 for every 1,000 इन अर्बन एरियाज। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, लो अवेलेबिलिटी हो जाती है कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में। आई बात समझ में। एक तो उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है, तो इस पे लॉयर सब भी सोचते हैं शहर में रहेंगे, बढ़िया, नहीं सबके पास पैसा भी है, तो थोड़ा सा कमाई वमाई भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, सबका ही वही हाल है। डॉक्टर्स तक भी देख सकते हैं आपको शहर में ही रहते हुए दिखेंगे, हर एक जगह यहाँ पर रहेंगे, है कि नहीं। क्लियर। अगेन ये सब लोक अदालत और बाकी सब जितनी चीजें हैं ना, देखिए इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको अब ये लग रहा है कि भाई 25 वीडियोस, और ऐसा नहीं है, आप मुझे ये मैसेज करेंगे, ठीक है, आपको जो है तुरंत वहां पे सारे एक्सेस वगैरह सबके मिल जाएंगे, पीडीएफ जो है सब कुछ मिल जाएगी व्हाट्सअप करते ही। और जो है आपको पेमेंट के लिए कुछ नहीं करना है। 8988775931@YBL। ठीक है। इससे आप फोन पे, गूगल पे, जिससे भी करना चाहें, आपको वहां पर प्रतीक स्वरम नाम दिख जाएगा, वहां से आप ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंटेंट्स बनवाए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये
पीपीटीज जो बनवाई हैं ये किसी और से बनवानी पड़ती है ना, खुद से उतनी अच्छे से बन भी नहीं सकती। और ये सब जो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो बनाते हैं ताकि कम से कम गलतियां रहे, मिनिमल गलतियां रहे, गलतियां हो ही ना। तो रिसर्च करके बनाते हैं काफी अच्छे तरीकों से। तो इसीलिए भाई सबको जो पेमेंट वेमेंट देनी पड़ती है तो मिनिमल, आप सब कुछ सोचोगे फ्री ही हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? तभी चीजें धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तभी तो सबका भला हो पाएगा। तो अब ये ले, अगर आपको जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि सब हाईली स्टैटिक पोर्शंस, ओके, हाईली स्टैटिक पोर्शंस, और काफी लोग खुश हैं इस बैच से। अभी तो आप सबको क्या है, पार्ट बाई पार्ट ही सीधे अब जो है हम दे दे रहे हैं, वरना इसका प्रॉपर इस आशा बैच का ही पार्ट है पॉलिटी। तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ 999 में वो भी एक चीज आप ले सकते हैं, ओके। अब जो है न्यूज इन शॉर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन एसेंट टू बिल्स, तो ऐसा है कि आप इकोनॉमी के लिए भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉलिटी है, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आपको जिस चीज की जरूरत है और अगर हमारे पास वो अवेलेबल है तो डेफिनेटली वी विल असिस्ट यू। फाइन। अ 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दी 16th प्रेसिडेंशियल, जो है आपका रेफरेंस, उनका कहना है हिल दैट कोर्ट कैन नॉट इम्पोज एनी टाइमलाइन फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, कि भाई आप जो है, कोर्ट नहीं बोल सकती कि प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को इतने टाइम में इस बिल पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, एसेंट दे देना है, अपना सिग्नेचर दे देना है, जी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, इम्पोज नहीं कर सकती, कैन नॉट इम्पोज द टाइम लाइन ऑन द डिसीजन। तो ये प्रीलिम से पूछ दिया जाएगा कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि अब आप इतने टाइम पे दे दो, जी नहीं, नहीं बोल सकती, नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सीधे प्रीलिम्स के लिए, है कि नहीं? जी। तो ये किसके अंदर है? अंडर आर्टिकल्स 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्लियर ये चीज लिखा भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट भी वही चीज बता रही है। आर्टिकल 143 अलाउ प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि मतलब प्रेसिडेंट चाहे, अब जैसे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम बने प्रेसिडेंट, ठीक है, जो बाकी भी जो प्रेसिडेंट बने हैं, तो हो सकता है कि वो साइंस फील्ड से थे ना, इसलिए आपको उनका एग्जांपल दे रहा हूं, तो इतनी चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी होगी भाई क्या लॉ है क्या नहीं है, कहीं कुछ डाउट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंट लीगल और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और कुछ लीगल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 143, ठीक है। मतलब समझिए प्रेसिडेंट जो है थोड़ा सा पोर्टने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट आई लव यू यार, बहुत अच्छे हो आप, मेरी परेशानी आप ही दूर कर सकते हो, है ना, 143। दुनिया यही देखती है, बट हम तो देखते हैं 143 आई हेट यू भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने मेरी प्रॉब्लम बढ़ाई है, तो अब आप ही को दूर करना पड़ेगा, इसलिए ये नंबर गेम से बचे, है कि नहीं? ये जो है आर्टिकल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब आर्टिकल 200 क्या कहता है? व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट ने अगर कोई बिल पास कर दिया, द गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस, क्या? डेफिनेटली विथहोल्ड कर ले असेंट, सिग्नेचर ही ना दे अपना, और रिजेक्ट कर दे बिल को, ठीक है, या तो उसको सिग्नेचर दे दे, अपने असेंट दे दे, ठीक है। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, वापस कर दे स्टेट के पास कि यार देखो यही चीज थोड़ा सा फिर से देख लो, ठीक है या नहीं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। या फिर रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए कि नहीं अब कुछ तो गड़बड़ है, मैं सीधे प्रेसिडेंट के पास इस बिल को भेजता हूँ, वही अब देखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 क्या कहता है? व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय अ गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब अगर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर ने रख दिया है, तो प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट टू द बिल और विथहोल्ड एसेंट, मतलब अपने सिग्नेचर देंगे या नहीं, ये अब प्रेसिडेंट बताएंगे, और रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन टू द लेजिस्लेचर, या वापस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आता है कि अगर अब प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, ठीक, गवर्नर ने भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भेज दिया
स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर वापस गवर्नर के पास भेजेगा? जी नहीं, वो सीधे प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि नहीं? तो ये इस तरीके से आप जो है काफी सतर्क रहे, इसलिए जो आपको यहाँ पे समझाया ना, ये ऐसे होगा वो होगा। तो वो जो हमारी बैच है, आशा बैच का जो पॉलिटी के लेक्चर्स है, वहां पे आपको सब इस तरीके से करा दिया गया है कि आपके एरर होने के चांसेस जो है वो काफी कम से कम हो जाते हैं, निग्लिजिबल हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉलिटी में आपको अगर अराउंड 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए पूछ दिए गए एग्जाम में, तो अगर आप उस पे 22 to 24 मार्क्स अराउंड कम से कम नहीं लाएंगे, ठीक है, अगर 15 है तो कोशिश करना 28 to 30 आ जाए पूरे में पूरा, तभी आपके सिलेक्शन के चांस जो अच्छे हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है हाईली स्कोरिंग भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मेहनत ज्यादा मांगता है, बट मार्क्स भी देता है। जो पढ़ते हैं तो लगता है सीधा सीधा पूछा गया है। आई बस समझ में? तो इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से इसलिए देखते जाना है। क्लियर? ठीक है। अगला क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी। अब इस पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ऑब्वियस सी बात है क्यों ही न्यूज में रहेगा, क्योंकि अब हर जगह अब एआई से रिलेटेड चीजें चल ही रही हैं, कि वह सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा है रिसर्च करने का और प्लानिंग करने की रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी, कि भाई कैसे क्या यूज कर सकते हैं जुडिशरी में, एथिकल चैलेंजेस क्या क्या होंगे, रिकमेंडेशन क्या क्या यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है, सारी चीज जो है यहाँ पर डिस्कस की गई है। अब की हाइलाइट्स क्या क्या है रिपोर्ट के, कि ये जो ओवर रिलायंस एंड लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट, कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे इसी पे, तो जो ह्यूमन जजमेंट है, अब आप भी देखते होंगे, चाहे हम इसकी बात करें, जैसे ट्रिपल तलाक। अब आपने देखा होगा कि उसमें कुछ रेशियो से, मान लीजिए अगर 3:2 रेशियो से पास हुआ, ये 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत जरूरी है, इस तरीके से तलाक वलाक आप दे दोगे, फिर बहुत अलग अलग चीजें रहती हैं ना, ट्रिपल तलाक दे दिया, वापस आना चाह रहे हो तो हलाला वगैरह होता है, तो बहुत ही एक अजीब सी चीजें हैं ये सब। तो अब अगर यहाँ पर ये है, तो ये इमोशनल एंगल पे भी होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होता है। 2 लोगों ने अगर नहीं भी बोल दिया कि भाई ऑर्थोडॉक्स लेवल पे कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर 3 लोगों ने हाँ बोला, तब जाके जजमेंट पास हुआ। बट एआई रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ओवर रिलायंस एंड लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक ह्यूमन जजमेंट का था कि नहीं था? ह्यूमन ने जज किया वहां पे बैठ के कि वो जरूरी है ये चीजें। क्लियर? और इससे क्या होगा, एक जुडिशियरी डिस्क्रिशन जो है वो कम हो जाएगा। अभी बताओ, जैसे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अदरवाइज सीधे जजमेंट रहता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो कभी निकल के आता ही नहीं है सब वर्ड। ठीक है, जो भी केशव नंदा भारती केस और बाकी केसेस से जो आया है, ये निकल के ही नहीं आता। अब कैसे निकल के आ गया? ये सब निकल के आया है ह्यूमन जजमेंट से। ठीक है, ये बस समझ में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्यूसिनेशन एंड फैब्रिकेटेड कंटेंट, इट मे प्रोड्यूस फॉल्स इंफॉर्मेशन और नॉन एग्जिस्ट सिटेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन बोलते हैं ना, ये आप कोई नशे में हो और कुछ और ही सोच रहे हो, तो वैसा वाला सिचुएशन पे भी ये हो सकता है कि एआई जो है कहीं से गलत डेटा उस तरीके से लेके आ जाए। क्लियर? द यूएस कंपोस्ट रूल्स चैलेंज्ड जो है यहाँ पर करता है पोटेंशियली रेशियल बायस। ये सब एल्गोरिथम बायस भी हो सकता है, कि भाई कोई भी मान लो नंबर किसी और के फेवर में जा रहा है, ठीक है, इसी कारण वो एल्गोरिथम बायस हो जाए। तो ये सब भी जो है काफी खतरा रहता है। अब एल्गोरिथम बायस कैसे है ना, अब थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे कि अब खुद ही समझिए, मानिए यहाँ पर पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है इंडिया में, ओके। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है कमा के कौन देता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे टैक्स कौन भरता है। अब टैक्स जो है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदू की जो है पॉपुलेशन अराउंड 80% है, तो ये बाई उसके डेटा के हिसाब से देखा कि ओवरऑल जो है टैक्स सबसे ज्यादा हिंदू लोग भरते हैं, मतलब गलत है। आप वैसे देखिएगा कि जैन लोग जो होते हैं, मेनली इनकम टैक्स वगैरह जो होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये भरते हैं, ठीक है। पर ये पॉपुलेशन कम है, तो उस हिसाब से लगेगा कि नहीं ठीक है, जो वहां पे ये बोला है, तो वही एल्गोरिथम बायस की जो बात की गई है, ठीक है, जहां ज्यादा नंबर मिला उस तरफ ज्यादा झुकाव हो गया, कि तो कैलकुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
क्लियर? तो ये सब जो चीजें हैं कि वो समझ नहीं पा रहे इमोशनली कि भाई किस एंगल से बात कर रहा है, ठीक है, या फिर सही कमांड नहीं दी है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो यही है एल्गोरिथम बायस वगैरह, वहां पर ये आ सकता है। की इनिशिएटिव ई कोर्ट मिशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी, कोर्ट इफिशियंसी जो अच्छी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट जो है विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो कि ट्रांसलेट करेगा 36,000 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को 19 लैंग्वेज में, 36,000 के अराउंड जो है, जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट उसको 19 लैंग्वेज में करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सोअस, ये सीधे आएगा प्रीलिम्स में। सुपेस, ठीक है, असिस्टेंट कोर्ट इफिशियंसी प्रीलिम्स में। ई कोर्ट विशन मोड जो है आपका प्रोजेक्ट, ये एआई टैकल करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका तेरस, ये भी एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये सब जो है सारे सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया में, जो भी की इनिशिएटिव ली जा रही है वर्ल्ड में, यूनेस्को के द्वारा लिया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल टूल किट ऑन एआई। ओके, ईयू की बात की जाए तो ईयू एआई एक्ट रेगुलेटिंग हाई रिस्क जुडिशियल एआई सिस्टम। ओके, नेशनल, तो ये सब जो सिस्टम्स ईयू यूरोपियन यूनियन ना, जैसे कि जीडीपीआर की बात की थी, वैसे अब ईयू है यहाँ पे। तो यूरोपियन यूनियन में जो एआई एक्ट लाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रेगुलेट करेगा हाई रिस्क जुडिशियल एआई सिस्टम्स को, ठीक है। तो ये जो चीजें यहाँ पर की इनिशिएटिव हर जगह लिया गया है। प्रिजन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, देखिए हमने पिछले 1 या 2 मंथ में बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा आर्टिकल ही बड़ा सा आया हुआ था। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि भाई इंडिया में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में भी है, कि भाई प्रिजन्स किस तरीके से, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन प्रिजन गवर्नेंस एज prisons fall in the legislative and administrative domain of a state, ठीक है, अंडर लिस्ट 2 में आता है। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडिया फॉलोज द यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स, तो किसका फॉलो करता है, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉलो करता है। अब दिक्कत क्या है कि प्रिजन्स हैव ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 131%। मतलब मानिए कि एक जेल है और वहां पे 100 लोगों की रखने की जगह है, तो लगभग लगभग 131 लोग रह रहे हैं। और ये ओवर क्राउडिंग क्या है, पूरे देश में मान लीजिए कि 10 लाख लोग रखने की कैपेसिटी है, तो 13 लाख लोग जेल में है। कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। अब वो भी जो 10 लाख है उसमें कहीं कहीं हो सकता है ना कि कुछ जेल में ठूस ठूस के भरे हो, कुछ में फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो, तो वो एक अलग ही कंसर्न है। ये तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ सबसे एक बड़ी दिक्कत है कि 3 आउट ऑफ 4 प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल। मतलब कि अंडर ट्रायल है, उस पर उनका फाइनल नहीं हुआ है कि उन्होंने जो है जिस कोई भी पर्टिकुलर क्राइम किया ही है या नहीं किया ही है, ठीक है, उस पर कोई सजा नहीं हो, अंडर ट्रायल है। ठीक है, हो सकता है बाद में बाइज्जत बरी भी कर दिया जाए। अब ये भी एक दिक्कत है। तो वन प्रिजन रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज्ड विद ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ, ओपन प्रिजन्स जो है रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज्ड, ऑक्यूपेंसी रेट जो है वहां पे 74% की है। ओपन प्रिजन ऐसा होता है कि खुला मैदान टाइप का होता है, कितने जेल बनाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो जो छोटे मोटे चीजों में जो आप रहते हैं उनको ओपन जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि एकदम से कोई आतंकवादी है, आईएसआईएस से लेके बाकी किसी का, ठीक है, जो भी अपनी जिहाद फैलाने के मकसद से वो सब ये काम कर रहे हैं, तो अब उनको तो यहाँ पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी जो है, ठीक है, तो इसलिए सब भी चीजें यहाँ पे बनाई गई तो एक अच्छा तरीका है कि भाई ओपन प्रिजन वगैरह भी, क्योंकि कल होके हम यही चाहते हैं ना कि अभी जब सजा पूरी करके जाए तो एक अच्छे इंसान की तरह जाए, अच्छे इंसान बने। ओके, तो थोड़ा भरोसा तो इस तरीके से रखना भी जरूरी है, ठीक है। वेज डिस्पैरिटी, भाई 20 रुपए, ठीक है, मच लोअर देन लोएस्ट मिनिमम वेज इन मिजोरम, ₹2.524 इन कर्नाटका। तो ये इतने ज्यादा जो है आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि मिजोरम की जेल सिर्फ उनको 20 रुपए देती है, क्या कर पाएंगे, ठीक है। कर्नाटका जो है 524 की, वहां भी रह के भाई इंसान कुछ सेविंग करेगा, ये करेगा तब ना। आप मान लो कि कल एक इंसान ने 6 साल की जेल काटी, कल बाइज्जत क्या मतलब इसके बाद वो बरी हो गया। अब उसके पास पैसा ही नहीं है, फूटी कौड़ी, क्या करेगा बाहर जाके, कैसे जिएगा, वो दिक्कत है। बट यही सब जब पैसा उसके पास जमा हो जाएगा, तो वो सोच सकता है अच्छा अभी किराया लेता हूँ, ये करता हूँ, इस तरीके से भी जॉब ढूंढता हूँ या जो भी काम है। ओके, तो ये जो चीज है यहाँ पर है, क्लियर, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखा जाएगा मॉडल यूथ ग्राम सभा।
यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेट करना स्टूडेंट को अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के बारे में एजुकेट करना कि भाई क्या चीज है पंचायती राज सिस्टम। इंकरेज करना पार्टिसिपेशन का ग्राम सभा में और लोकल गवर्नेंस में। ठीक है, यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन की बात की गई है। डेवलप लीडरशिप स्किल्स टू स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है, लीडरशिप स्किल को डेवलप करने की बात की जा रही है। प्रमोट किया जा रहा है अंडर टेंडिंग ऑफ रियल लाइफ गवर्नेंस चैलेंज। जो रियल लाइफ गवर्नेंस चैलेंज है क्या क्या है उसे प्रमोट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा यहाँ पर किया गया है, कोलेब्रेशन में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, लॉन्च किया गया है MYGS इनिशिएटिव के तहत, मॉडल यूथ ग्राम सभा। ओके, मॉडल यूथ ग्राम सभा, इतना जो है यहाँ पर एक कंप्लीट है, काफी है। अब इसके बाद अगर आप देखा जाए तो अलाइंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। ओके, इसका एम है प्रोवाइड एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको एजुकेशन देना इन एरिया हैविंग मोर देन 50% ऑफ एसटी पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन। ठीक है, तो इनके लिए है यहाँ पर ये कौन सा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आपने सुना होगा, ये 2-3 साल पहले ही आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे जो बैच की बात कर रहे हैं, ये रिवीजन ना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कम से कम जो है 16 से 18 मंथ का तो लेके जाए ही जाए किसी भी कीमत पे। तो ये जो है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ जो है हमारा आई गेस ये कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखेंगे, तो पार्ट बाई पार्ट कोशिश करेंगे कि डेली के कब अपलोड होते जाए। ओके, और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी चीज हो, कमेंट करें। आप जो टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करें हमसे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, हमें मेल करें। वी आर डेफिनेटली। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।